सुप्रभात बच्चों। ज्ञान काय के लिए मैं पीएस राजपूत आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जिसकी इकाई 5 इसका शीर्षक है मूल्यह्रास, इसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इसके भाग 3 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक वर्ष में यदि एक से अधिक मशीन खरीदते हैं या अगले वर्ष अलग मशीन खरीदते हैं, एक और मशीन खरीदते हैं, एक से अधिक मशीन होती है तो वो मशीन खाता कैसे तैयार किया जाता है, मूल्यह्रास खाता कैसे तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों की हमें गणना कार्य करना पड़ता है, किन चीज़ों की हमें सावधानी रखना पड़ती है, ये सारी बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं सामने, ये आपकी किताब का ही प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन, फिर उसका मशीन खाता, फिर ह्रास खाता, साथ साथ मैं आपको जनरल एंट्रियाँ भी दोहराता चला जाऊंगा। तो 4 चीज़ें आज फिर देखेंगे बच्चों। 5वीं चीज़ ये जुड़ गई आपकी कौन सी, कि यदि किसी वर्ष में एक और मशीन खरीदी जाती है तो उसको मशीन खाते में कैसे लेखा किया जाता है, उसके ह्रास का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये बात आप देखेंगे। तो सोना एंड ब्रदर्स ने 1 जुलाई 2016 को एक यंत्र खरीदा है 42,000 रुपये में और इसकी स्थापना पर 3,000 रुपये व्यय हो गए। तो टोटल मशीन की लागत जो हो गई बच्चों 42 और 3 45,000 रुपये हो गई। अब यहाँ ये ध्यान रखें, जो मशीन खरीदी है बच्चों 1 जुलाई को खरीदी है और इसका जीवन काल 6 वर्ष है और अपशिष्ट मूल्य 9,000 रुपये है। तो बच्चों ये बात महत्वपूर्ण होती है कि स्थायी किस पद्धति में, मूल लागत पद्धति में जब अपशिष्ट मूल्य दिया जाता है तो पहले हम साल भर का ये ह्रास की गणना करते हैं, एक वर्ष के ह्रास की गणना करते हैं। लेकिन ह्रास लगाने का नियम ये है कि मशीन जितने समय उपयोग में आई जिस वर्ष में, उतने समय का हमें ह्रास लगाना होता है। अर्थात 2016 में ये मशीन केवल 6 महीने काम में आ रही है, अर्थात 6 महीने का ह्रास लगाएंगे। लेकिन 2017 और 2018 में फिर पूरे वर्ष का इस पर ह्रास लगाया जाएगा, वो आप उदाहरण से आगे देखेंगे। तो 42 और 3 45 में से 9 घटाएंगे 36, 36 में अपन बच्चों 6 का भाग लगाएंगे। यहाँ देखो मैंने ह्रास की गणना करके आपको दिखाई है। 45 में से 9 घटाए तो आपके कितने आए बच्चों, ये सूत्र लगाया है। प्रथम संपत्ति की कुल लागत निकाली है, इसमें कुल क्रय मूल्य स्थापना व्यय जोड़ दिए, 45,000 आ गए आपके। ये सूत्र आपको याद रखना है बच्चों। संपत्ति की कुल लागत का मतलब ये इससे होता है बच्चों, क्रय मूल्य, स्थापना व्यय और मरम्मत व्यय होते हैं तो वो भी जोड़ देते हैं। अपशिष्ट मूल्य क्या होता है बच्चों, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि ये मशीन 6 वर्ष तक काम करेगी, ये अनुमान लगाया गया और 6 वर्ष बाद इसको बेचने से जो मूल्य मिलेगा वो 9,000 रुपये होगा। तो सूत्र विधि में इन 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। संपत्ति की कुल लागत क्या है, अपशिष्ट मूल्य क्या है, उसका जीवन काल क्या है, इसके आधार पर हम ह्रास निकालते हैं। तो बच्चों इस तरह से इसकी गणना करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष ह्रास आएगा। चूँकि इस साल में 1 जुलाई को खरीदी है इसलिए 6 महीने का ह्रास कितना आएगा, 6/12 कर देंगे सर। तो पहले बच्चों हम स्थायी किस्त पद्धति में, मूल लागत पद्धति में जो ह्रास की राशि है वो वार्षिक निकालते हैं, फिर उसको मासिक बदलने के लिए जितने महीने कर देते हैं, जितने महीने मशीन काम में 3 महीने काम में आती तो 3/12, 9 महीने काम में आती तो 9/12, 4 महीने काम में आती तो 4/12 कर देते। अर्थात इस मशीन पर पहले साल 2016 में जो है आपका 3,000 रुपये मूल्य ह्रास लगेगा, फिर अगले साल से इस पर 6,000 ही लगेगा, अर्थात 17-18 में 6 ही रहेगा। तो ये बात आपको ठीक ढंग से समझ लेनी है। ये चार्ट बना है, नोट बना है पूरा, ये आपको फेयर कॉपी पर उतारना है। अब दूसरी मशीन देखते हैं बच्चों। दूसरी मशीन जो है 1 अप्रैल को ख़रीदी है, तो अप्रैल से बच्चों दिसंबर तक आपके 9 महीने होते हैं और 16,000 में ख़रीदी है। 4 वर्ष इसका जीवन काल है और अपशिष्ट मूल्य कुछ भी नहीं है। तो हमें पहले 3 वर्षों का यंत्र खाता बनाना है। व्यापारिक वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है, ये भी क्लियर दिया है। सामान्यतः बच्चों जितने भी प्रश्न दिए हैं वो 1 जनवरी से दिसंबर तक के आपकी किताब में दिए हैं, ताकि बच्चों को अध्ययन करने में सुविधा हो। क्योंकि फिर अप्रैल टू मार्च वित्त वर्ष होता है तो फिर गणना कार्य करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है बच्चों। आपको ध्यान रखना कठिन काम होता है, लेकिन वास्तव में जो हमारा वित्तीय वर्ष चलता है वो अप्रैल टू मार्च ही चलता है। जो हमारा लेखांकन वर्ष है वो अप्रैल टू मार्च ही होता है।
तो अब इस मशीन पे देखो हमने 16,000 पर हिरास निकालेंगे तो कितना निकलता है। दूसरी मशीन का हिरास निकाल के ये दिखाया बच्चों मैंने। संपत्ति की कुल लागत कितनी है बच्चों? 16,000 रुपये है। अवशिष्ट मूल्य 0 है। 4 वर्ष इसका जीवन काल है। तो 16,000 में सीधे 4 का भाग लगाऊंगा तो 4,000 रुपये सालाना प्रति वर्ष हिरास इस पर लगेगा। लेकिन बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि अप्रैल में मशीन खरीदी है तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने ही होते हैं। तो 4,000 गुणित 9/12 करेंगे तो ये 3,000 ही हिरास लगेगा इस साल में, जिस साल में ये मशीन खरीदी है। फिर अगले वर्ष से 4,000 रुपये हो जाएगा। मतलब 17 में इस पर सिर्फ 3,000 लगेगा, 18 में फिर 4 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से 16 में एक ही मशीन थी, 17 में जा कर के 2 मशीनें हो गई। एक मशीन और उसने 16,000 रुपये में ख़रीद ली, और वो भी कब खरीदी है? अप्रैल में। तो हिरास लगाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि संपत्ति की लागत कितनी है, अवशिष्ट मूल्य क्या है, जीवन काल क्या है, किस तारीख में ख़रीदी गई है, दर क्या है, ये सारी बातों को अपन हिरास लगाते समय ध्यान रखा जाता है। तो अब देखिए बच्चों, मैंने इसका मशीन खाता तैयार किया है। तो पहले साल जुलाई खाते का प्रारूप वैसा ही होता है जैसे अन्य खातों का प्रारूप आपने पीछे देखा है। मशीन खाता बना है ये। संपत्ति खाता होता है बच्चों। मूल्यह्रास के सवाल में संपत्ति खाता ही बनवा के पूछते हैं आपसे कि संपत्ति खाता कैसे बनाया जाता है। तो ये मशीन खाता है। देखो बच्चों, खाते के वही कालम है, दिनांक, विवरण, जनरल पृष्ठ, रकम। ये इसका डेबिट पक्ष है और ये इसका क्रेडिट पक्ष है। डेबिट क्रेडिट पक्ष होते हैं बच्चों खाते में। खाते के बाईं ओर के भाग को डेबिट बोलते हैं और दाईं ओर के भाग को क्रेडिट बोलते हैं। मशीन का आता है। दिनांक वाले कॉलम में हम सौदे की तारीख लिखते हैं या जिस तारीख में हमें कोई लेन देन ट्रांजैक्शन करना होता है वो लिखी जाती है। इसमें जनरल पृष्ठ क्रमांक और रकम। तो बच्चों प्रश्न के हिसाब से जुलाई 1, 2016 को मशीन 45,000 में खरीदी। तो अपन जानते हैं बच्चों, मशीन खरीदते हैं तो मशीन खाता डेबिट होता है और रोकड़ खाता आपका क्रेडिट होता है। तो ये 45,000 रुपये आ गए। यहाँ पर मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी। मशीन खाता डेबिट, ये डेबिट पक्ष है। अपोजिट पक्ष बच्चों रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाता नाम आ गया। ठीक है। अब हिरास की गणना अपन ने की थी तो बच्चों इस पर साल भर का जो हिरास आ रहा था वो कितना आ रहा था? 6,000 रुपये आ रहा था। लेकिन चूंकि ये मशीन जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने ही हमारे काम में आई, तो स्थायी किस्त पद्धति में नियम होता है मशीन जितने समय काम में आती है उतने समय का हिरास, मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक 3,000 रुपये हो। गणना कार्य पहले के लेकर हम साल भर का ही करेंगे। जैसे आपको मैं एक बार फिर पीछे दिखाई देना चाहता हूँ कि पहली मशीन पे मैंने कैसे हिरास की गणना की है। देखो यहाँ गणना कार्य अपन पूरा साल भर का ही निकालते हैं। गणना कार्य करने से हमें हिरास की राशि पूरे साल भर की मिलती है। लेकिन खरीदते बेचते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मशीन कब खरीदी है या बीच में कभी बेची है, तो फिर उसका भी अपन ध्यान रखेंगे कि मशीन कब बेची गई है। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हिरास की गणना तो हम पूरे साल भर की करते हैं। गणना कार्य तो हम पूरे साल भर की करते हैं, लेकिन कई बार मशीन बीच में खरीदते हैं तो खरीदने वाले वर्ष में स्थायी किस्त पद्धति में उतने ही समय का मूल्यह्रास लगाते हैं जितने समय मशीन काम आई। ऐसे बेचने वाले वर्ष में भी हमें ध्यान रखना होगा। यदि मशीन बीच में बेची जाती है तो बेचने वाले वर्ष में उतने ही समय का हिरास लगाया जाता है, जो आगे के उदाहरण में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ बच्चों 6 माह का हिरास 3,000 रुपये हो गया। तो आगे मैंने देखो सवाल में ये देखिए यहाँ लिख भी दिया है मैंने हिरास खाता। हिरास लगाने पर एंट्री होती है। मूल हिरास खाता डेबिट होता है। मूल हिरास एक तरह का व्यय होता है। तो हिरास खाता डेबिट कर दिया मैंने और मशीन खाता क्रेडिट होता है। इसमें जिन संपत्तियों पर हिरास लगाते हैं हमेशा हिरास खाता डेबिट होगा और संबंधित संपत्ति खाता क्रेडिट। हिरास हमेशा बच्चों साल के अंत में ही लगाया जाता है। हिरास लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो साल के अंत में ही होती है। तो पहले मैंने ये राशि लिखी है, फिर ये राशि लिखी है। अब जैसे ही साल पूरा हो जाता है तो हम निकालते हैं। तो इस 45,000 में से 3,000 घटा दिए तो आपके 42,000 शेष आ गया। ये खातों का शेष निकालना होता है। पहले भी आप शेष निकालना मैंने आपको बताया है कि खातों का शेष कैसे निकाला जाता है।
तो ये बात आपकी स्पष्ट हो गई। वो 2016 आपका कंप्लीट हो गया। अब जब बच्चों हम 17 में जाएंगे तो 17 के खाते की शुरुआत हमारी 16 में जो शेष निकला उससे। तो इसको जब शेष हम ज्ञात करते हैं बच्चों, तो इसको शेष नीले लिखते हैं, शेष नीले के नाम से। जब ये अगले महीने अगले साल की पहली तारीख को पहुंचेगा तो ये शेष नीला हो जाता है। तो पिछला शेष यदि हम आगे लाते हैं तो उसको शेष नीला करके लिखते हैं। ये हमें 17 में एक तरह से ज्ञात है और 16 में ये ज्ञात किया है, इन दोनों में अंतर है। ये ज्ञात किया है अपन ने 16 में, इसलिए इसको नीले लिखते हैं। और ये ज्ञात चीज़ हम आगे, ज्ञात चीज़ को आगे ले गए हैं, तो ये 42,000 रुपये यहाँ हो गया। ठीक है, 2017 आ गया। चूँकि बच्चों खाते, ये बात ध्यान रखना है कि खाते हमेशा वार्षिक बनते हैं और हर साल खाते बनते हैं और शेष उनके आगे साल दर साल ट्रांसफ़र होते हैं, या कुछ खाते वहीं बंद हो जाते हैं। तो सारे संपत्ति और दायित्वों के और आपके पूंजी के खाते साल दर साल ट्रांसफ़र होते हैं। बाकी आय व्यय नाम मात्र के खाते साल भर के लिए खोले जाते हैं और बंद कर दिए जाते हैं। चूँकि यहाँ बच्चों आपसे लगातार 3 साल का खाता पूछा गया है, इसलिए एक ही फॉर्मेट में अपन ये खाता तैयार कर रहे हैं। वैसे नियम ये होता है बच्चों की, खाता हर साल अलग अलग फॉर्मेट में ही खुलता है, एक साथ खाते नहीं बनते। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये शेष नीला आपका कितना आया, 42,000। फिर यहाँ रोकड़ खाता करके हमने मशीन खरीदी है 1 अप्रैल में 17 में, तो इसको रोकड़ खाता लिखेंगे 16,000। अब 2 मशीनें हो गई। पहली वाली मशीन की कीमत बची है 42,000 जो 45 में ख़रीदी थी। एक और मशीन खरीद ली 16,000 है। जब भी मशीन खरीदेंगे तो बच्चों रोकड़ करके लिखा जाएगा। खरीदेंगे या बेचेंगे, बेचेंगे तो फिर इधर आ जाएगा। फिर वही की वही प्रक्रिया बच्चों, दिसंबर लास्ट में जा कर के इस मशीन पर हिरास लगाएंगे, तो हिरास खाता डेबिट होगा और मशीन खाता आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है कि पहले वाली मशीन पर हिरास कितना आएगा बच्चों, 6,000 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 महीने काम में 6 महीने काम में आई थी, इसलिए हमने 3,000 रुपये हिरास लगाया था। अब इस साल ये मशीन पूरे साल काम में आ रही है, क्योंकि जनवरी से ही दिसंबर तक काम में आएगी, तो 6,000 हिरास आएगा। इस वाली मशीन का साल भर का हिरास तो बच्चों हमारा कितना आया, 4,000 रुपये। देखो पहले आपने गणना करके देखा है, ये 4,000 रुपये आया। लेकिन जी चूँकि मशीन अप्रैल में ख़रीदी है, तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने ही होते हैं, इसलिए 9/12 अर्थात 17 में इस पर 3,000 का ही हिरास आएगा। और देखें इसमें, इसका देखिए आप, इसमें पहले कितना था, 6,000 था, तो पहले साल 3 और अगले साल से 6 हो जाएगा है। और इसमें देखिए बच्चों साल भर का 4 है और 9 महीने का कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, और तो अब इस साल में हिरास टोटल कितना हो गया है। अलग अलग नहीं लिखते बच्चों, हिरास को इकट्ठा करके लिखते हैं, जितनी मशीनें हो जाती हैं। तो ये दोनों मशीनों का मिला करके 9,000 हो गया। समझने के लिए चाहो तो आप यहाँ अलग अलग लिख लो, लेकिन आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आप बाय हिरास खाता लिख करके राशि इकट्ठी दोनों मशीन को, ये सब कौन सी मशीन पर कितना लिखा वो सब वर्किंग में चला जाता है, आपके वर्किंग नोट जो तैयार किया जाता है उसमें चला गया। तो अब ये दोनों 2 मशीनें हुई, पहली मशीन का 6,000 हिरास है, दूसरी मशीन का 3,000 6 होती है। फिर ये इसका आप जोड़ लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 58,000 आएगा। दोनों को जोड़ दिया, 58 में से 9 घटाएंगे तो ये शेष 31 दिसंबर 17 को 49,000 रुपये शेष आ गया आपको। तो पहले बच्चों मैंने ये लिखा है, फिर मशीन खरीदी है ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये शेष निकाल लिया 49,000 और दोनों पक्षों का जोड़ हमने बराबर कर दिया। अब इसकी एंट्री बच्चों क्या होगी, मशीन खाता डेबिट टू रोकड़ खाता 1 अप्रैल को। 31 दिसंबर को इसकी एंट्री क्या होगी, हिरास खाता डेबिट हो जाएगा और मशीन खाता क्रेडिट होगा। अब जैसे बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था, हिरास खाता लास्ट में लाभ हानि खाते में चला जाता है, तो इसकी पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी एंट्री आपको लाभ हानि खाता डेबिट टू हिरास खाता करना होगी। ऐसी इसकी भी करना होगी, अर्थात एक एंट्री इसकी होगी, एक एंट्री इसकी होगी और एक हिरास को फिर लाभ हानि में ले जाने की। ऐसे ही एक एंट्री इसकी होगी, एक एंट्री इसकी होगी, फिर एक हिरास को लाभ हानि खाते में ले जाने की। तो सामान्यतः खरीदने वाले वर्ष में आपकी 3 एंट्रियाँ होती हैं, बाकी 2 ही एंट्रियाँ होती हैं, एक आपकी हिरास लगाने की, एक हिरास को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करने की। ये 49,000 रुपये आ गया आपका।
49,000 रुपये। फिर अगले साल अपन 18 में 1 तारीख को यहाँ लेके आ गए जी, आ गए 18 दिसंबर ये 2018 जनवरी में ये शेष आ गई। इस शेष ट्रांसफ़र करना कहलाता है। शेष की बच्चों अलग से कोई एंट्री नहीं करना होती है, अलग से एंट्री नहीं होती है इसकी सामूहिक एंट्री होती है। कैसे ही होती है वो आगे सीखेंगे आप हैं। फिर अगले साल आप देखो, अब 2 मशीनें हैं, दोनों मशीनों का संयुक्त रूप से शेष 49। अलग अलग शेष निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। टोटल मशीन खाते का शेष हम एक साथ निकाल सकते हैं। अलग अलग करना कोई ज़रूरी काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग करके दिखाते हैं, अलग अलग किताबों में दिया है, ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ह्रास घटनाकार भले अलग हो रहा है लेकिन लिखा इकट्ठा ही जाएगा, शेष इकट्ठा ही निकाला जाएगा। तो टोटल अब ये मशीन खाते का शेष 49,000 हो गया। अब ये अगले साल यहाँ आ गया है, इसको इधर ले आते हैं। तो जब हम अगले साल खाता बनाते हैं तो अगले साल के खाते की शुरुआत पिछले साल के शेष से होती है। देखो यहाँ 16 का शेष 17 में आ गया, अब 17 का शेष 18 में, ऐसे 18 का शेष 19 में, ऐसे चलता है साल। अब लेकिन यहाँ जो ह्रास लगेगा पहले वाली मशीन पर तो पिछले साल ही 6 हो गया था, तो अगले साल भी 6 ही रहेगा। दूसरी वाली मशीन पर 3 था 9 महीने का, लेकिन इस साल पूरे साल काम में रहेगी क्योंकि जनवरी से ही दिसंबर तक हमारे पास है, तो इसलिए ये 4,000 रुपये आ गए। तो 6 और 4 10 हो गए, ठीक है, 10,000 रुपये आ गए। अब 49,000 में से हम 10,000 रुपये घटा देंगे तो 39,000 इस मशीन खाते का शेष आ गया। क्लियर? इसकी एंट्री भी बच्चों वही होगी, ह्रास खाता डेबिट टू मशीन खाता, और फिर ह्रास को लाभ हानि में ले जाएंगे तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा और ह्रास खाता आपका क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से मशीन खाता आपका बन गया। इस सवाल में ये अंतर है कि बच्चों एक मशीन पहले से थी और एक मशीन और बीच में खरीद दी, तो बीच में हम कितनी मशीन खरीद सकते हैं? जितनी चाहे मशीनें खरीद लो, सब ऐसे ही ऐड होंगी। अलग एक साल में कई मशीनें ऐड हो सकती हैं, सबकी डेट अलग अलग हो सकती है, तो सबके लिए ऐसे लिखा जाएगा। सबके ह्रास की गणना अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ इकट्ठा ही लिखा जाएगा, शेष इकट्ठा ही निकाल लेते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कितनी मशीनें खरीद लो, तो यहाँ भी खरीद सकते थे 18 में, एक और खरीद लेते तो यहाँ और ऐड कर देते, वो जुड़ जाती, तो 3 मशीन का ह्रास लग जाता। लेकिन ह्रास का गणना कार्य आपको अलग से ही करना पड़ेगा, जो मैंने पीछे करके आपको दिखा दिया। तो ये मशीन खाता बन गया। अब आपका देखिए मूल ह्रास खाता कैसे। वैसे मूल ह्रास खाता अलग से नहीं पूछे, लेकिन बच्चों आपको ह्रास का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको मूल ह्रास खाता का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। देखो इसको कैसे करते हैं। इसमें दोनों तरफ डेट सेम रहती हैं हमेशा, साल वाली। ये पहले लिखते हैं, लेकिन ये वाला अमाउंट आपने पहले लिखा है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ह्रास लगाने पर ह्रास खाता डेबिट होता है और मशीन खाता क्रेडिट। ये 3,000 पहले साल 3,000 ह्रास लगाया, फिर इसको लाभ हानि में ले जाते हैं तो लाभ हानि खाता डेबिट हो जाता है और ह्रास खाता क्रेडिट हो जाता है। ये 3,000। ये प्रक्रिया सेम हर साल दोहराई जाती है, लेकिन पहले ये वाली एंट्री करेंगे, फिर ये वाली एंट्री करेंगे, ये ध्यान रखना है। पहले ये नहीं है, पहले ह्रास लगता है, फिर ह्रास को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले साल की ये एंट्री हो गई। ये एंट्री पहले वहीं हो चुकी है बच्चों, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर अगले साल 17 में सेम एंट्री 9,000, फिर 18 में 10,000 और 10,000। इसका शेष नहीं होता, ये नामात का खाता है। नामात के सारे खाते बच्चों लाभ हानि खाते में जाके बंद हो जाते हैं। जितने भी आय और व्यय के खाते हैं, सब खातों को लाभ हानि खाते में ले जा करके हम बंद कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये मूल ह्रास खाता आपका तैयार हो जाता है। मूल ह्रास खाता कई बार पूछा भी गया है, नहीं पूछा गया तो एक बार जब ये मूल ह्रास 12वीं कक्षा में बोर्ड में था तो उसमें मूल ह्रास की एंट्रियाँ ज़रूर पूछी गई थी, जनरल एंट्रियाँ पूछ ली गई थी। इस सवाल की जनरल एंट्रियाँ करके दिखाना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि खरीदने वाले वर्ष में आपकी 3 जनरल एंट्री होंगी। एक खरीदने की मशीन टू रोकड़ होगी, मशीन खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, 45,000 मशीन खरीदी। फिर एक ह्रास लगाने की, ह्रास ये हो गया आपका मूल ह्रास खाता डेबिट और मशीन खाता क्रेडिट, ठीक है। फिर एक ह्रास को लाभ हानि में ले जाने की, तो लाभ हानि खाता डेबिट टू मिला। तो यहाँ एक एंट्री इसकी, एक इसकी और एक लाभ हानि ले जाएंगे। अब चूँकि यहाँ भी बच्चों एक और खरीदी है तो इस साल में भी फिर 3 एंट्री होंगी, एक इसकी, एक ट्रांसफ़र करने। लेकिन इस वर्ष में कोई मशीन नहीं खरीदी है, इसलिए सिर्फ 2 ही एंट्री होंगी, एक ह्रास लगाने की और एक ह्रास को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करने।
तो इस सवाल में आप देखें तो 3 एंट्री ये हो रही हैं, 3 एंट्री ये हो रही हैं, 6 और 2 एंट्री ये हो रही हैं। तो इस सवाल में केवल 8 जनरल प्रविष्टियाँ आपको करना होगी। तो ये सब बातें आपकी अब स्पष्ट हो गई कि यदि बीच में मशीन ख़रीदते हैं तो उसका कैसे लेखा करते हैं। अब अगले सवाल में मैं थोड़ी सी कोई नई बात को लेकर के आऊँगा। अब ये आपकी सूत्र विधि थी, अब प्रतिशत विधि से सवाल बताया जाएगा आपको। प्रतिशत विधि में ह्रास कैसे लगाया जाता है वो गणना कार्य करके आपको दिखाया जाएगा। ये सूत्र विधि के सवाल हो गए। तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे सवाल आपकी किताब में दिए हैं, तो अब आप अभ्यास करें। मशीन खाता ऐसे ही बनता है, वर्ड यही लिखे जाते हैं, रोकड़ खाता, ह्रास खाता। शेष ऐसे निकाला जाता है। शेष निकालना खातों को आपको पीछे भी बता चुके हैं कि किस खाते का शेष कैसे निकाला जाता है। सभी खातों के शेष निकालने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ये ह्रास खाता हो गया। ह्रास खाता पूछें तो बनाना है। इस पर पेपर में बच्चों इस पे प्रश्न के हिसाब से यही पूछा था, लेकिन मैंने यहाँ आपको अतिरिक्त जानकारी भी दे दी कि मूल ह्रास खाता कैसे बनता है और जनरल एंट्रियाँ कैसे होती हैं। तो ये इस तरह से बच्चों मैंने आपको मूल ह्रास से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध आपको करा दी है। तो ये स्थायी किस्त पद्धति में अभी तक के जो 3 वीडियो तैयार किए गए हैं, ये स्थायी किस्त पद्धति के हैं, जिसको मूल लागत पद्धति या ऋजु रेखा पद्धति या सीधी रेखा पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में बच्चों ह्रास की राशि हमेशा समान रहती है। इसको समान किस्त पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको स्थायी किस्त पद्धति भी क्यों कहते हैं, ये बात भी आप देखो। आप पीछे चलिए, अपन पीछे बात करते हैं। फिर आप देख रहे हैं इसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान है। पहले वर्ष देखो, यहाँ केवल टाइम के हिसाब से 3 हो गई है, लेकिन 6 ही, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है। तो ह्रास लगाने की वह पद्धति जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान रहे, उसको समान किस्त पद्धति या मूल लागत पद्धति कहते हैं। तो यहाँ संपत्ति की अपन ने मूल लागत पर ह्रास निकाला है और वही हर साल लिखते गए थे। इस 45,000 का अपन ने ह्रास निकाला तो ये 3,000, 6,000, फिर 9,000 इसका निकाला, तो इसमें 3,000 और 4,000 आ गए। तो यही तो परिभाषा आपने पढ़ी है, जो आपने मैंने थ्योरी वाला वीडियो आपको बताया, उसमें बताया गया है कि स्थायी किस्त पद्धति किसे कहते हैं। तो स्थायी किस्त पद्धति से तात्पर्य ह्रास लगाने की वह पद्धति, इसमें संपत्ति की मूल लागत पर ह्रास निकाला जाता है और वही हर साल आपका मशीन खाता और ह्रास खाते में राशि लिखी जाती है। इसलिए इस पद्धति को ह्रास किस्त पद्धति, ऋजु रेखा पद्धति, सीधी रेखा पद्धति, मूल लागत पद्धति, सरल रेखा पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। ये सामान्यतः इस पद्धति का उपयोग बच्चों छोटी छोटी सामान्यतः फर्नीचर वगैरह पर या कम कीमत की संपत्तियों पर उपयोग में लाई जाती है। और एक होती है आपकी घटती किस्त पद्धति होती है। अब घटती किस्त पद्धति का सवाल मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि साथ साथ आपका ये ज्ञान आपका ये बढ़ गया है इतनी चीज़, और मैंने आपको बता दी इसके लिए। तो ये शायद आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी, जो बात मैंने आज यहाँ तक बताई है। आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष जानकारी के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अगला सवाल मैं आपको प्रतिशत विधि से लेकर आ रहा हूँ कि प्रतिशत के आधार पर यदि ह्रास की गणना करते हैं तो कैसे गणना की जाती है। थैंक यू।